हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। स्पीड अप में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे। तो काफी बच्चों का कमेंट आया और काफी अच्छा लगा कि आप लोग पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं, काफी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और कल हम लोग मैकेनिक्स की क्लास कर रहे थे और मैकेनिक्स की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, आज भी कुछ और हम न्यूमेरिकल्स के साथ आए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, तो कल का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग करेंगे लैडर फ्रिक्शन। होता है ना कि एक सीढ़ी लगी हुई है एक वॉल पे, देन व्हाट विल हैपनिंग विद द लैडर एंड इफ अ मैन इज standing on it or trying to come through it, then what will happen and what is the change in the value of friction through the wall and ladder and surface and ladder, right? So we will discuss today about the ladder friction and also we will discuss about the numericals which we had studied yesterday. So now come to topic. Yesterday I have given an objective question, so first I will answer that question. The question was friction for us good, both or none of these. तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, बुरा होता है, या दोनों होते हैं, या नथिंग। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी होता है और फ्रिक्शन हमारे लिए खराब भी होता है। आप जब लोग पढ़ेंगे ये चीजें मशीन डिजाइन में, देन यू विल सी दैट फ्रिक्शन समटाइम हेल्पफुल फॉर अस। फ्रिक्शन समटाइम आपको वेलोसिटी मोशन की बढ़ाने में भी मदद करता है, या ऑटोमेटिक उसको हमें स्टॉप नहीं करना है तो वो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक वेलोसिटी को स्टॉप कर देता है, रोक देता है चीजों को। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज गुड फॉर अस एंड बैड फॉर अस। तो उसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि गुड एंड बो। ठीक है, मतलब अच्छा भी और बुरा भी हमारे लिए दोनों। ठीक है, और इसका सही जवाब दिया था आशीष पारेख जी ने। तो मैं उनको शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, ऐसे ही रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक बनता है और कमेंट कीजिए आप लोग। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को घर से सॉल्व करने के लिए। वो किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आते हैं लैडर फ्रिक्शन पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका, एक सेकंड, जी हाँ, कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, जैसे ये आपका कोई रफ सरफेस बना हुआ था। ठीक है, कुछ यूं, उस पे आपकी पुली लगी हुई थी जो उसको खींच रही थी। ठीक है, एंड जिसपे दो वेट रेस्ट कर रहे थे। ओके, ऐसे कुछ था ना सवाल। दो वेट रेस्ट कर रहे थे, एक का वेट था 700 या 100, इसका था 75 एंड देयर विल बी अ टेंशन T एंड फ्रिक्शन की वैल्यू दी थी म्यू की फॉर दीज टू सरफेस। फॉर मैंने बोला था ना इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। फॉर दीज टू सरफेस इट इज 0.2 and for these two surface it is 0.25 and also force एक 100 P इसका खींच रहा है, इसको टेंशन खींच रहा है। then find out the value of P। हमें P की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है दोस्तों, P की वैल्यू बताती है। अच्छा, एक चीज तो छूट गई आज आप लोगों की MCQ, डेली MCQ। तो सबसे पहले हम लोग डेली MCQ, then आई विल कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, आज का एमसीक्यू लेते हैं। क्वेश्चन है आज का, व्हेन अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस inclined at an angle theta, when a body is resting on a horizontal surface inclined at an angle
थीटा देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सीधे लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताओ, तो रेस्ट कर दी तो ऑब्वियस एफएस आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। पूछा उसने फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया आपका W sin थीटा, दूसरा दिया उसने W cos थीटा, ठीक है, तीसरा दिया उसने म्यू W sin थीटा, चौथा दिया उसने म्यू W cos थीटा। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले तो इस सवाल का आंसर बताइए। इस ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का आज का हमारा डेली एमसीक्यू चैलेंज है। इस एमसीक्यू का आप लोग आंसर बताइए कि W sin थीटा होगा कि W cos थीटा होगा या म्यू W sin थीटा होगा या म्यू W cos थीटा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। बहुत ही छोटा सवाल है। बोला है व्हेन अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, कोई दिक्कत। एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी मान ली मैंने, बॉडी का वेट डाउन साइड W, कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इसी वेट की वजह से एक रिएक्शन आएगी R, ओके, ऐसे हो जाएगा। बॉडी क्या आपकी रेस्ट पे, मतलब बॉडी विल ट्राई टू कम्स डाउन एंड फ्रिक्शन, बॉडी क्या आपकी रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा आपका, बॉडी इधर जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा Fs, ओके, एंड देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ दैट वेट W। ये थीटा मान सकते थे, थीटा इसके, थीटा यहां भी इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। तो W के दो कंपोनेंट W cos थीटा एंड ये क्या हो जाएगा W sin थीटा। अब कोई दिक्कत है बताने में, Fs की वैल्यू क्या होगी W sin थीटा। इजी यू कैन से फ्रॉम दैट डायग्राम Fs की वैल्यू क्या होगी आपकी W sin थीटा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट के कंपोनेंट को तोड़ा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, वो आपका सीधा आ जाएगा। ओके, हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलिए सवाल करते हैं हम लोग ये वाला। चलिए ये वाला सवाल कहता है कि दो ब्लॉक हैं आपके, एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था कॉन्टैक्ट सरफेसेस वाले सवाल है। दो वेट है, एक 100 केजी का, एक 75 केजी का। तो मैंने इसको 1 माना, इसको मैंने 2 माना, ठीक है। रेस्ट कर रहे, पुलिस को खींच रही है, एक फोर्स से 100 न्यूटन 100 वाले वेट को उधर खींचा जा रहा है। कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और इधर 0.25, राइट। कोई दिक्कत, 0.2 उधर कितना 0.25। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ब्लॉक 2 को, ब्लॉक 2 को लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक 2 को लिया तो ये देखिए, अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ा चुका हूं आपको। कितना वेट है इसका W, मतलब 75 डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब मैंने मान लिया इसका W वेट है। W वेट की वजह से एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन का नाम दिया मैंने N2, ठीक है। एक टेंशन फोर्स इधर खींच रहा है इसको इस तरफ, एक टेंशन फोर्स इस तरफ खींच रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इधर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैंने नाम दिया F2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले N2 वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका W, मतलब N2 इक्वल टू mg W या mg। m की वैल्यू कितनी है 75 और g की वैल्यू मैंने 10 मानी, तो कितना हो जाएगा 7500 न्यूटन, ठीक है। 7500 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। N2 की वैल्यू आ गई। अब F2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, T के बराबर। तो T इक्वल टू F2 हो जाएगा। मैंने अगर इसको सिग्मा Fy मान लिया, तो अगर मैं इसको सिग्मा Fx मानूं, तो F2 की वैल्यू किसके बराबर, T की वैल्यू किसके बराबर होगी F2 के। एंड F2 क्या होगा म्यू, अब मैं इसको 2 ही मानूंगा, μ2 मतलब 2 1 के बीच में, यानी कि μ2 1, ओके, μ2 1 और N2। आप म्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मैंने μ2 और 1 के बीच में कांटेक्ट, जैसे मैंने μ2 1 माना, ओके। वैल्यू कितनी दी है म्यू की
0.2 और इसकी क्या कितनी भी आए 750, मतलब रिएक्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड रिएक्शन कितना है 750, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट गया और 75 टू द 150 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए ब्लॉक 2 हो गया, अब हम लोग ब्लॉक 1 को कंसीडर करते हैं। किसको कर रहे हैं हम लोग, ब्लॉक 1 को। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्लॉक 1 को लेते हैं, ब्लॉक 1 को लेते हैं तो ब्लॉक 1 का मैं फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहां बना देता हूं ताकि रब ना करना पड़े। ठीक, ब्लॉक 1 सबसे पहले इसका एफबीडी कॉन्टेक्ट सरफेसेस वेट कितना है इसका 100 mg, सॉरी W लिखता हूं सिर्फ, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। कितना है इसका वेट W। ओके, इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से देयर विल बी अ रिएक्शन दैट इज N1। अब देखो इस N2 का भी तो इफेक्ट आएगा इस पे, N2 अपोजिट में लग रही है तो N2 इस पे क्या लगेगी, डाउनवर्ड। मतलब मैं अगर यहां लगाऊं तो N2 ऐसे लगा सकता हूं, N2। ठीक है, अगर आप लोग और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो ऐसे देख लो, अगर और अच्छे से करना है आपको तो ऐसे देख लो। ये हो गया N1 तो ये हो जाएगा आपका N2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो हाँ, फोर्स इसको इधर खींच रहा है P, फ्रिक्शन फोर्स इधर, फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर, कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स F1। देखो F2 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है इस बॉडी के लिए, F2 इधर खींच रहा है इसको, तो F2 का इफेक्ट अब इस बॉडी के लिए इधर आएगा, किधर आएगा, इस तरफ F2। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको, F2 का इफेक्ट देख लिया आपने। चलिए अब सॉल्व करें इसको। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, है ना, मतलब वर्टिकल फोर्सेस यानी कि सिग्मा Fy, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। अब देखो W इक्वल टू क्या, N1 इक्वल टू क्या होगा W प्लस N2, N1 इक्वल टू W प्लस N2, N1 इक्वल्स टू W प्लस N2। W वैल्यू कितनी है आपकी 750 प्लस, सॉरी W वैल्यू नहीं 750, इस W वैल्यू 100 kg यानी कि 100 G, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट आप इसको लिखिए, एक सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 इक्वल टू W प्लस N2। W कितना है इसका 100G यानी कि 100 इंटू 10, N2 कितना है 750। ठीक है, तो इसको काउंट कर दो 1750 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आपका N1 की वैल्यू। ओके, अब देखो P इक्वल टू क्या होगा F1 प्लस F2। अब आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है μ1 N1 और F2 क्या होता है μ2 N2। लिख दो भाई, μ1 N1 प्लस μ2 N2 और μ1 पहले के लिए कितना है 0.2, N1 कितना है 750, सॉरी देखो μ1 ये वाला ले लें 0.25 है दोस्तों, 0.25 इंटू 1750 प्लस μ2 कितना है आपका 0.2 इंटू N2, 0.2 इंटू N2 कितना है आपका 750। ठीक है, अब देखो आप सॉल्व कर लो इसको। ये पॉइंट गई, ये हटा, ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट गया, ये हटा, तो 75 टू द 150। ओके,
एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 17.5 से करना है। तो 17.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 या 43 पॉइंट, सॉरी ये 2.5 नहीं है, 17.5 मल्टीप्लाई बाई 25, राइट, एक पॉइंट से हट गया ना, ये आ गया आपका 437.5 प्लस 150 587.5, कितना है 587.5। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं पे, ये आपका हुआ N1 1750 न्यूटन, ठीक है, एंड 1000 प्लस 750, ओके 100 न्यूटन इसका वेट है, ठीक है। N2 का इफेक्ट भी देख लिया मैंने, ओके 750, ओके 1750, ओके। F1 की वैल्यू आपकी कितनी है, μ1 N1, तो μ1 इसके लिए कितना है 0.25, और N1 की वैल्यू कितनी है 1750, तो 1750 रख दिया, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है 0.2, मैंने 0.2 रख दिया। N2 की वैल्यू μ2 की वैल्यू N2 की वैल्यू कितनी है 750, मैंने 750 रख दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से देख लेता हूं, ये आपका हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, 0.2 इंटू 750 प्लस 0.25 इंटू 175, यार आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है मेरा, या कैलकुलेटर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आंसर लगभग आएगा आपका 723.5 या 750 के अराउंड। कितना आएगा दोस्तों 750 के अराउंड, 750 के अराउंड आंसर आएगा ये, तो आप लोग कैलकुलेट कर देना है इसको, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अगला सवाल करते हैं, ठीक है, तो लिख लिया आप लोगों ने। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, हम लोगों ने टी कैंसिल, टी काउंट नहीं किया, नहीं टी इसका इफेक्ट करना, तो टी यहां भी ऐड होगा दोस्तों, बस आप इसमें टी और जोड़ दीजिए, टी और जोड़ देंगे तो यहां पे प्लस टी हो जाएगा, यहां पे आपका टी की वैल्यू कितनी है, हाँ मैंने लिख भी रखा है और मैंने किया भी नहीं है, प्लस 150, तभी आ जाएगा आपका 37.5 लगभग 737.5 न्यूटन, है ना। तो टी का मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ओके। अब लोग करते हैं लैडर फ्रिक्शन के सवाल, ओके। लैडर फ्रिक्शन, तो आपके घर में लैडर लगी होगी, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो जब सीढ़ी लगी होती है तो आप लोग जब सीढ़ी पे चढ़ते हो तो क्या होता है, देखा आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या होता है। जैसे अभी बताता हूं मैं आपको, हम लोग सीढ़ी पे चढ़ेंगे आज और सीढ़ी पे चढ़ना सीखेंगे, और धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ते ही हमको आरआरबी जेई क्लियर करना है अपना, ओके। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सपोज ये आपकी दीवार है, ऐसी तो होती है दीवार, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और ये आपकी लगी होती क्या सीढ़ी, है ना, ऐसी तो लगी होती सीढ़ी, ऐसी तो लगी होती सीढ़ी, है ना। अब ये बताओ इस सीढ़ी का अपना कुछ भार होगा, सीढ़ी का अपना कुछ वेट होगा, वो वेट का काम कर रहा होगा इसके डाउनवर्ड सेंटर पे, क्योंकि भाई हमने सपोज किया रेक्टेंगल सीढ़ी है, रेक्टेंगल सीढ़ी का बीच में आपका सीजी एक्ट कर रहा है ना, और सीजी की वजह से इसका वेट कहां हो जाएगा नीचे की तरफ, इतनी समझ में आई। अब आप जब आप चढ़ोगे, ठीक है, जब इस पे चढ़ोगे तो सब कुछ चढ़े तो ये सीढ़ी किधर जाना चाहिए, नीचे की तरफ, इधर फिसलना चाहिए, और ये कब फिसलेगी इधर, जब ये नीचे आएगी। अगर आपका रफ सरफेस है, कैसा है आपका सरफेस रफ, और ये सीढ़ी क्या होगी नीचे की तरफ आएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर ये सीढ़ी नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा आपका, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ।
ये ऐसे आएगी, ये इधर से जाएगी। तब ये इधर जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स आपका किस तरफ होगा, इस तरफ। बस इतना काम है हमारा, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है हमारा लैडर फ्रिक्शन में। बस हमको ये देखना है कि सीढ़ी जब आपकी जा रही है किस तरफ जा रही है, और जा रही है तो उस टाइम आपका फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये छोटा सवाल देखना है हम लोगों को, और इसको हम सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, तो सवाल लिख लीजिए आप लोग। सवाल है आपका, ए लैडर इज ए लैडर, मैं पूरा सवाल ही लिख रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सवाल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बोला उसने ए लैडर वेइंग 800 न्यूटन। लैडर का वेट कितना है आपका, 800 न्यूटन एंड 10 मीटर लॉन्ग। कितना दिया है, 800 न्यूटन, यानी कि लैडर का वेट कितना दिया है, मैं यहां लिख देता हूं, लैडर वेट 800 न्यूटन एंड इसकी लेंथ दी आपको 10 मीटर। ठीक है, इसको मैंने एल का नाम दिया, देखिए एल इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रही है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। किस पे इंक्लाइंड है, एट एंगल थीटा। एंगल थीटा दिया है उन्होंने, एंगल की वैल्यू दी है 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। फिगर भी दिया है, इस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ठीक है, द लैडर वुड जस्ट स्लिप, द लैडर वुड जस्ट स्लिप, मतलब सीढ़ी जस्ट फिसलने की कंडीशन पे है। इफ अ मैन ऑफ 1000 न्यूटन, मैन का वेट कितना है, W ऑफ मैन 1000 न्यूटन reaches a point that is 8 मीटर from the lower end of the ladder, यानी कि यहां से 8 मीटर दूरी पे, यानी कि 5 ही होगी, 8 मीटर दूरी पे सपोज ये यहां पे पहुंच गया। ठीक है, मैन, ठीक है, मैन पहुंच गया, ये क्या हो जाएगा, W ऑफ लैडर। ओके, पहुंच गया, कितने दूर पे, 8 मीटर पहुंच गया। इफ द म्यू डब्ल्यू यानी फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लैडर, फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लैडर कितना दिया उसने, 0.4, इसे बोला उसने म्यू डब्ल्यू। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड द फ्लोर। फाइंड आउट द फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। तो लैडर और फ्लोर के बीच में बोला है म्यू एफ। तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू दी है आपको 0.4 एंड म्यू एफ की वैल्यू पूछी है आपसे। ओके, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं सवाल को हम लोगों। कितनी सारी चीजें दी हैं, एक लैडर दी है, लैडर रेस्ट कर रही है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। ओके, एंड इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, बस फिसलने ही वाली है। कब फिसलने वाली है ये, जब इस पे एक आदमी ऊपर चढ़ेगा, और वो भी कितनी डिस्टेंस पे, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस उसने दी है 8 मीटर। कितनी दी है दोस्तों, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद वो आदमी बस फिसलने, बस वो सीढ़ी फिसलने ही वाली है। उस टाइम पे फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लैडर कितना है, 0.4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड सरफेस। मैंने इसको लैडर एंड सरफेस बोला है, यानी कि म्यू एफ। ठीक है, म्यू एफ, फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड सरफेस बोला है उसने। ठीक है, लैडर एंड सरफेस, तो म्यू एफ मैंने ले लिया इसको। ओके, तो अब निकालते हैं हम इस सवाल को। तो इस सवाल को करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें जानना जरूरी है कि आपके जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, दैट्स इट। बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सॉल्व कर दीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को तोड़ के। देखिए, करते हैं सवाल को सॉल्व। रेडी, ठीक है। एक ग्लाइडर बनाए, बन गई ग्लाइडर, कोई दिक्कत नहीं।
सेंटर पे इसके कहीं इसका वेट कर रहा होगा लेडर का, ठीक। लेडर का वेट कितना है 800 न्यूटन। मैंने 800 न्यूटन का इस पे लेडर पे वेट लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आएगी। अब देखो क्या कह रहा है आपका कि अब आपका जब स्लिप हो रही होगी तो ये लेडर उधर जा रही होगी, लेडर उधर जा रही होगी, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया बी पॉइंट, इसको नाम दिया मैंने ए पॉइंट, ये ए ये बी। लेडर इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, यानी कि अगर इस पे रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिएक्शन लगेगी एन बी, एंड इसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट इज म्यू एफ एन बी। यहां तक बताइए किसी कोई परेशानी नहीं? चलिए ऊपर की बात करते हैं। ऊपर क्या होगा, ये सीढ़ी नीचे की तरफ आएगी, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, सीढ़ी नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, यानी कि उससे पहले एक रिएक्शन आएगी इधर एन ए और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, ऐसे कुछ। इसका क्या होगा वैल्यू म्यू डब्ल्यू एन ए। कोई परेशानी? म्यू डब्ल्यू एन ए, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, ओके। अब देखो आदमी चल रहा है, मैं कहां तक पहुंचा, यहां तक। वेट कितना है उसका 1000 न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, ये 8 मीटर, 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर, 5 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 10 मीटर। डायग्राम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? सब कुछ बना दिया मैंने, सब कुछ आपको दिया हुआ है, सारी चीजें इस तरफ दी है, सारा खेल उस तरफ है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की बात करें तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब एन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू एफ एन बी। एन ए इक्वल्स टू म्यू एफ इनटू एन बी, ठीक है, क्योंकि यही तो हॉरिजॉन्टल सरफेस लग रहे हैं, एन ए और म्यू एफ एन बी। तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू एफ इंटू एन बी। कोई दिक्कत? या कह लो एन ए माइनस म्यू एफ एन बी इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं म्यू एफ की वैल्यू कितनी दी आपको, म्यू एफ की वैल्यू दी है, म्यू एफ की वैल्यू तो पूछिए आपसे। चलिए सिग्मा एफ वाई की बात करते हैं हम लोग। सारे वर्टिकल फोर्सेस ऐड कर लो। एक डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, एन बी प्लस म्यू डब्ल्यू एन ए, एन बी प्लस म्यू डब्ल्यू एन ए, यानी कि एन बी प्लस म्यू डब्ल्यू एन ए इक्वल्स टू 1000 प्लस 800 कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी आपको, दी है, जी हाँ दी है 0.4। एन बी प्लस 0.4 एन ए इक्वल्स टू 1800। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। कोई दिक्कत? एंगल भी दिया है 30 डिग्री, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरफ को साफ कर देता हूं क्योंकि ये डाटा मैंने इसको सारा इस तरफ लिख लिया, दो इक्वेशन बन गई। एक और काम है, बस एक आपको मूवमेंट लेना है। तो मूवमेंट आपको बता चुका हूं, मूवमेंट कैसे लेते हैं। मूवमेंट पे क्या लेते हैं हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने लिया मूवमेंट अबाउट बी, किसका पढ़ ले रहे हैं हम लोग, मूवमेंट अबाउट बी। देखिए मूवमेंट अबाउट बी लिया मैंने इक्वल्स टू 0, तो मूवमेंट अबाउट बी लोगे 0। अब देखो सबसे पहले ए की हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग इसके और इसके पॉइंट के ले लेंगे 1800। जब बी के अबाउट लोगे आप लोग मूवमेंट, ये देखिए एन ए इस तरफ लग रहा है, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी
हॉरिजॉन्टल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अगर मैं इसको मान लेता हूं आधार, लंब और कर्ल, ठीक है, तो लाल बटे कक्का लगा दोगे आप लोग। अब देखो एनए और म्यू डब्ल्यू एन इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एनए और म्यू डब्ल्यू एन इसको रोटेट कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको कैसे घुमाने कुछ करेंगे होंगे क्लॉकवाइज। यानी कि इनका इफेक्ट कैसा होगा क्लॉकवाइज, और इनका इफेक्ट कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को या तो आप नेगेटिव ले लो या इन दोनों को नेगेटिव ले लो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो आपके एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं। अब एनबी के जो फोर्स लग रहे हैं, अब इसका इसी के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इन फोर्सेस का इसी पॉइंट का अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं एनए का, तो एनए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस का एनए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी होगी, लाल बटे कक्का यानी कि देखो लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे कर्ल। हमें आधार की वैल्यू चाहिए यानी बेस की वैल्यू चाहिए, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी 10, तो क्या हो जाएगा 10 cos 30, a अपॉन के इक्वल्स टू cos 30 और a इक्वल्स टू 10 cos 30। कितना हो जाएगा आपका 10 cos 30। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो म्यू डब्ल्यू एन ए, तो माइनस म्यू डब्ल्यू एन ए मल्टीप्लाई बाई, अब इसके लिए कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी कि साइन लगेगा, लंब है, कर्ल पता करना है, तो एल अपॉन के इक्वल्स टू साइन 30, राइट। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 साइन 30, 10 साइन 30। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों क्या लग रहे होंगे पॉजिटिव, तो प्लस, पहले देखते हैं हम लोग 1000 का इफेक्ट, तो 1000, अब सपोज ये ट्रायंगल हो गया आपका, ऐसे करके ये ट्रायंगल हो गया, एंगल तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही आधार, लंब, कर्ल, तो हमें क्या डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी लंब बटे कर्ल इक्वल टू साइन 30, तो 1000 इंटू 8 साइन 30, 1000 इंटू 8 साइन 30। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 1000 इंटू 8 साइन 30। अब देखो प्लस 800 के लिए, 800 की बात करें तो सपोज ये भी ट्रायंगल बन गया, ऐसे कुछ मिला दिया मैंने, ये भी 30, तो फिर इसके लिए यही आधार, ये लंब और ये कर्ल, तो इसमें भी हमें लंबी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो क्या लगेगा लंब बटे कर्ल, लंब चाहिए हमें तो कर्ल, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 800 इंटू 5 साइन 30, 5 साइन 30 इक्वल्स टू 0। इतनी मसल में आए लोग, मैंने सारा कुछ सॉल्व कर दिया। फिर से देख लो एक बार, एन के लिए डिस्टेंस कौन सी होगी, एन के लिए डिस्टेंस ये होगी, म्यू डब्ल्यू एन के लिए डिस्टेंस ये होगी, 100 के लिए ये वाली होगी, 800 के लिए आपकी ये वाली होगी, ओके। सबके मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी है सिर्फ ट्रायंगल की मदद से, ओके। अब देखो सवाल, ठीक है, यहां से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो एन की वैल्यू बराबर होगी आपके, मैं इसको सॉल्व कर लूं, यानी कि एन ए कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आपको चाहिए होगी, और एन ए वाले कोर्स में इधर रख लो, हो जाएगा आपका 10 cos 30 प्लस म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू डब्ल्यू कितनी है 0.4 साइन 30 इक्वल्स टू, इसको इस तरफ जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 8000 साइन 30 प्लस 800 8 5 40 यानी 4000 साइन 30, ठीक है। जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 1200, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 6000 बचेगा, 6000, ठीक है। इसको जोड़ दो, इसको अगर मैं जोड़ो तो कैलकुलेटर से जोड़ता हूं, ये आ जाएगा आपका, ये 0.2 हो जाएगा। हमें 10 cos 30 चाहिए बस, क्योंकि cos 30 वाली होती है आपकी
√3/2 प्लस 0.2, ये जाएगा आपका 8.86 और 6000 डिवाइड बाई 8.86 Na 8.86 Na इक्वल्स टू 677.18 न्यूटन। Na आ गया, Na आ गया तो Nb निकल जाएगा, Nb निकाल लो, Nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1800 माइनस इसकी वैल्यू रख दो माइनस 677.18 इंटू 0.4, ओके, ये हो गया आपका Nb की वैल्यू 1529.12 न्यूटन। इसको वैल्यू रख दो Na/Nb की, Nb कितना है आपका 1529 और ये आया आपका 677.18 डिवाइड बाई 15.29, ये आ जाएगा आपका 0.44। कितना है दोस्तों 0.44 के अराउंड आएगा आपका, कुछ नहीं, ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करोगे 677.18 रखोगे, इसको इधर डिवाइड करोगे तो वैल्यू रख दो आप लोग इसमें पहले 677.18 माइनस म्यू एफ इंटू 1529.12 इक्वल्स टू 0, तो म्यू एफ इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.36 के अराउंड आ रहा है, 0.4 मैंने बोल दिया 0.4, ये आएगा लगभग 0.36, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगला करते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे हम लोगों ने 10 Na कॉमन लिया है, तब भी हमने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर दी है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने Na कॉमन लिया तो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हल्की सी, तो आप लोग देख लेना कि क्या मिस्टेक हुई है हमसे, तो आएगा इसका आंसर 0.363, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बाकी प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तो हो सकता है आपको 0.36 नहीं 0.4 आना चाहिए, लेकिन 0.36 इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, अब हम लोग आज से पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में मैंने कल आपको बताया था कि स्क्रू जैक का भी एक यूज होता है, आपको जहां से स्क्रू जैक के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके स्क्रू जैक से, जिसमें क्या होता है जब स्क्रू जैक को हम लोग घुमाते हैं तो वेट ऊपर उठता है, और जब स्क्रू जैक को हम उल्टा घुमाते हैं तो वेट आपका नीचे जाता है, ठीक है। तो जब वेट को ऊपर उठा रहे हैं उस समय हम पे कितना फोर्स लग रहा है, जब वेट नीचे आ रहा है उस समय कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पहले देखो आप एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला स्क्रू जैक, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बेल्ट फ्रिक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेल्ट फ्रिक्शन, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं स्क्रू जैक को, किसको देखेंगे हम लोग, स्क्रू जैक को, ठीक है। स्क्रू जैक में आपके जनरली दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका वी थ्रेड्स, ये सवाल आया हुआ है एक बार, वी थ्रेड्स, और एक होते हैं आपके स्क्वायर थ्रेड्स, ठीक है। कौन कौन से वी थ्रेड्स एंड स्क्वायर थ्रेड्स। वी थ्रेड्स आपके यूज होते हैं फास्टनिंग पर्पस के लिए, किसके लिए, फास्टनिंग पर्पस के लिए, और आपका स्क्वायर थ्रेड होता है आपका लिफ्टिंग के लिए। क्या होता है, लिफ्टिंग के लिए, लिफ्टिंग पर्पस के लिए, लिफ्टिंग द लोड, ठीक है। जब लोग लोड लिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, और जब हम लोग फास्टिंग पर्पस होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड्स होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्क्रू जैक की, ठीक है। स्क्रू जैक में क्या बोला मैंने, एफर्ट वाइल लिफ्टिंग और एफर्ट वाइल लोअरिंग द जैक।
मतलब एक बार उठा रहे हैं एक बार उसको नीचे ला रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोग लिख लीजिए। पहला है आपका, इसको लिख लिया आपने, पहला हम लोग लिखते हैं स्क्रू जैक के लिए एफर्ट, पहला लिखो ऊपर उठाने के लिए, दूसरा आपका नीचे लाने के लिए एफर्ट फॉर लिफ्टिंग, एफर्ट फॉर लिफ्टिंग। दूसरा लिखो एफर्ट फॉर लोअरिंग, ठीक है। एक बार इसको उठा रहे हैं और एक बार इसको नीचे ला रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था ना फॉर्मूला, लगभग लगभग वैसे डेरिवेशन है। तो P इक्वल टू होता है आपका W tan अल्फा प्लस फाइव। क्या होता है? P इक्वल टू tan अल्फा प्लस फाइव, और इसके लिए हो जाता है आपका T इक्वल टू आपका अब देखो कहीं कहीं पे अल्फा भी लिया गया, तो क्योंकि अल्फा हम लोग एंगल ऑफ प्रपोज भी लेते हैं, तो इसलिए अल्फा हटा दो, थीटा लिख लो। क्या लिख लो? थीटा। तो फाइव एस प्लस थीटा, ये हो जाएगा P इक्वल टू W tan फाइव एस माइनस थीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। ये डायरेक्ट पूछ ले जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। W इक्वल टू tan फाइव एस प्लस थीटा और W इक्वल टू tan सॉरी P इक्वल टू W इंटू tan फाइव एस माइनस थीटा, ठीक है। अगला लिखते हैं। क्या होता है कि कभी कभी एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक व्हाइल लिफ्टिंग एंड व्हाइल लोअरिंग। तो दोनों फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग। एक बार लिखते हैं हम लोग फॉर लिफ्टिंग के लिए और एक बार लिखते हैं हम लोग व्हाइल लोअरिंग के लिए। तो ये हो जाता है आपका लिफ्टिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग के लिए tan थीटा अपॉन tan फाइव एस प्लस थीटा, ठीक है। और लोअरिंग के लिए तो नेगेटिव साइन आ जाता है, आपको पता है। एफिशिएंसी ऑफ लोअरिंग tan थीटा अपॉन tan फाइव एस माइनस थीटा, ठीक है। इतनी बार समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज इंपॉर्टेंट लिख लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आपकी, क्या कहते हैं, 2 थीटा प्लस फाइव एस इक्वल टू 2 थीटा प्लस फाइव एस इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हो आप फाइव एस इक्वल टू या थीटा इक्वल टू 45 माइनस फाइव एस बाई 2, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस फाइव एस बाई 2। ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, कई एग्जाम में सवाल आए हुए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। मैं एग्जाम के नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको सवाल बता रहा हूं जो जहां जहां पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। अगला लिखते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक होती है आपकी 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। तो ये आपके आज के हो गए फॉर्मूले, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, स्क्रू जैक के लिए। कल हम लोग बात करेंगे इसकी बेल्ट फ्रिक्शन की, और बेल्ट फ्रिक्शन में देखेंगे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्लोज बेल्ट ड्राइव, उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं जो पूछे जाते हैं। हम लोग फिर कह रहे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फिर आज के ऑब्जेक्टिव सवाल की, सेशन एंड होने से पहले जो हमारी डेली क्यूज चलती है। आज का आपका ऑब्जेक्टिव है, लिखिए ऑब्जेक्टिव आपका, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस, पहला ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज,
ड्यू टू सरफेस irregularities दूसरा ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तीसरा है आपका, दो ऑप्शन होंगे, ड्यू टू सरफेस रेगुलरिटीज, ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, एंड चौथा है आपका ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है आज के लिए। कल इसको हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं जब तक आपका एग्जाम होगा CBT 2 तक का। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।